नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं सीमा पर खूनी संघर्ष। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद पर। जानेंगे कैसे जमीन के टुकड़े को लेकर दो राज्यों की पुलिस दो देशों के सेनाओं की तरह लड़ गई और इसमें 5 की जान चली गई। बात वहां के मौजूदा हालात की अगर करें तो इसके बाद रही सियासत पर भी बात होगी, लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि किस तरीके से वहां पर संघर्ष हुआ, किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं जुट गए हैं एक दूसरे को मारने में। दो राज्यों की पुलिस किस तरीके से दो सेनाओं की भांति लड़ती हुई दिखाई दे रही है। असम और मिजोरम के बीच कई दिनों से सीमा विवाद चल रहा था। मुद्दा खूनी खेल में बदल गया है और इस दौरान दो राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। कछार जिले में सीमा के पास हुई फायरिंग में असम पुलिस ने 5 अपने कर्मियों को खो दिया है, जबकि एसपी समेत 50 से ज्यादा कर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सीमा के पास दोनों तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो सीमा विवाद की हम पर बात कर रहे हैं। इनके बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे की पुलिस पर हिंसा के लिए जिम्मेदार दोनों ठहरा रहे हैं। दोनों ने केंद्र सरकार के मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया, जबकि असम की पुलिस ने दावा किया है कि मिजोरम से बड़ी संख्या में बदमाशों ने पथराव किया और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। असम में फिलहाल भाजपा की सरकार है, जबकि मिजोरम में भाजपा नीति पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन यानी नेडा में इसमें शामिल है, जिसमेमें मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। इसमें असम की बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी में 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ लगती है। जमीन विवाद के बाद अगस्त 2020 और इस वर्ष फरवरी में अंतर्राज्यीय सीमा के पास संघर्ष हुए। तो हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता रमन झा जुड़ गए हैं। जी रमन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीमा विवाद को लेकर, एक तरफ हम सीमा विवाद को लेकर चीन से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही देश में इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही है। हम यही कहेंगे कि पूर्वोत्तर की राज्य इसमें, जिसे हम अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं, या पहले असम के ही साथ हुए थे। सन 1972 में 1 जनवरी 1972 को मिजोरम असम से अलग हुआ था और तब से क्या है कि एक केंद्र सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर दी थी और उस सीमा को लेकर मिजोरम खुश नहीं था और एक विवाद चलता आ रहा था। लेकिन ये परिस्थिति जो थी सो एक सीमा के विवाद के रूप में था, लेकिन आपसी भाईचारा बना हुआ था। कई बार सीमा पर छिटपुट घटनाएं हो जाती थी, लेकिन विगत दिनों में देखा गया है कि इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और आपको कहें 165 किलोमीटर के आसपास असम और मिजोरम की सीमा लगी हुई है और खासतौर पर ये सारी सीमाएं फॉरेस्ट एरिया में है, जंगल एरिया है। पिछले 5 साल में तकरीबन 200 से ज्यादा झड़प हो चुकी है सीमा पर और 120 से ऊपर FIR भी रजिस्टर हुए हैं। लेकिन इसमें सड़क तब जब कोरोना के समय में, जब कोरोना हुआ था उस समय जब देश में हर जगह लॉकडाउन था, उस समय मिजोरम पुलिस ने वहां के सीमा पर बसे गांव के लोगों का सहयोग लेकर, जब गतिविधियां दोनों तरफ से कम थी, लोगों का आवाजाही बंद था, तो उन्होंने असम के फॉरेस्ट क्षेत्र है उस क्षेत्रों में असम के जमीन को दखल करना शुरू किया और धीरे धीरे असम के क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन करना या पुलिस पोस्ट बनाना। जब लॉकडाउन खुला और असम के फॉरेस्ट के लोगों ने इसका जब अपने क्षेत्र का सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि मिजोरम के पुलिस के सहयोग से वहां के स्थानीय लोग धीरे धीरे असम की भूमि को अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है रमन जी। और नवंबर 2020 में भी मिजोरम पुलिस ने एक आम आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है। हमारे साथ में नवीन मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका।
और आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीमा विवाद को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी सीमा विवाद को सुलझाने की बात करती है, बलूचिस्तान लेने की बात करती है, सिंध लेने की बात करती है, और अपने ही घर में इस तरीके की हरकत जो है वो देखी जाती है। दो राज्यों की पुलिस इस तरीके से लड़ रही है जैसे दो सेनाओं के बीच में लड़ाई हो रही हो। तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत एक गणतांत्रिक देश है और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य, चाहे वो अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, आसाम हो, हमारा सिक्किम हो, बंगाल हो या अदर कोई भी स्टेट, सब भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। निश्चित तौर पे भारत सरकार चिंतित है इसके लिए। आजादी के बाद आपको पता होगा, रमन भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इस तरह उस दोनों राज्यों के अंदर में जो विवाद है वो विवाद ये है कि आसाम 1933 के बंटवारे को मानती है, 1857 के आसपास की एक बंटवारा थी, उस बंटवारे को मिजोरम मानती है। आजादी के 75 साल के बाद भी अगर इस तरह के आंतरिक मामलों को अगर नहीं सुलझाया गया है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जो हादसा हुआ है, मैंने देखा है कि पुलिस अधीक्षक एसपी के पैर में वहां गोली लगी है, 6 हमारे जवान वहां मारे गए हैं। निश्चित तौर पे मिजोरम की तरफ से जो एक हमले किए गए हैं और आसाम की जो हमारी स्थानीय प्रशासन थी, उन लोगों ने उसको कोशिश की कैसे उसको रोके जाए, इसमें एक बड़ी झड़प हुई है। केंद्र सरकार चिंतित है। उस इलाकों को शांत करने के लिए केंद्रीय आधुनिक सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। ऑपोजिशन के तमाम पार्टियों से भी आपस में हमारी वार्ता चल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, आपस में वार्ता चल रही है। निश्चित तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि 75 सालों में जो कमियां रही है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी कमियां रही है, और आपने देखा होगा 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी आई है। ठीक है, रमन भाई वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के उस प्रदेश में, कांग्रेस में इनकी सरकार कंटिन्यू रही है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर, मेघालय हो, मिजोरम में कंटिन्यू इनकी सरकार रही है। कहीं न कहीं कमियां पूर्ववर्ती सरकारों में रही और जिसके कारण आज तक इस विवाद को हम नहीं सुलझा पाए हैं। चलिए ठीक है, आज इस मामले पे अंशुल जी न तो राजनीति करने का समय है, न इस पर राजनीति कोई चर्चा है। निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी 6 हमारे नागरिक मारे गए हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं कि जो मिजोरम की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें स्थानीय नागरिक थे या जो वहाँ उपद्रव करने वाले लोग थे वो आखिर मिजोरम के थे या तो कोई बाहरी शक्ति भी इसमें काम कर रही है। हम इन तमाम चीजों पर नजर रखें और हमारी केंद्र सरकार की जो हमारी गृह मंत्रालय है तो बहुत गंभीरता से इसके ऊपर देख रही है। लेकिन ये दुखद है, हम बहुत दुखित है कि भारत के हमारे 6 नागरिक, असम के नागरिकों की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार बहुत जल्दी इस विवाद को, असम और मिजोरम के इस विवाद को बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार बहुत मजबूती से कार्य में लगी हुई है। चलिए ठीक है, रमन झा जी आपसे सवाल मेरा ये है कि 70 साल कांग्रेस का राज रहा आजादी के बाद से, उसके बाद में भी ये जो अभी तक विवाद है वो यहाँ पर नहीं सुलझा है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सन 1972 में मिजोरम और सीमा को लेकर विवाद था। केंद्र सरकार ने जो सीमा निर्धारण किया था, उस सीमा निर्धारण को लेकर मिजोरम सरकार या मिजोरम की जनता इसके पक्ष में नहीं थी और कई जगहों पे न्यूट्रल फोर्सेस तैनात किया गया था। और यह दुख की बात है कि आज से 2 दिन पहले ही शिलोंग में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष भी है। और मिजोरम या कल से मेघालय के साथ सरकार सीमा विवाद शुरू हो चुका है। मेघालय में भी इनकी अलायंस सरकार है और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है और सभी के साथ सीमा विवाद है। लेकिन कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई। अपने ही देश में, अपने ही देश के एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस को गोली मारकर हत्या करते। ये उन्होंने कहा कि बाहरी शक्ति या ये तो आप सर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ये तो आप बीजेपी के ऊपर सरासर आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद में भी ये विवाद नहीं सुलझा। देखिए, 70 सालों में सीमा को लेके एक जो निर्धारण किया गया था उसको लेकर मिजोरम या मेघालय या जो विभिन्न राज्य हैं असम के सरकार असम के साथ सटी हुई, उसमें विवाद था जिसको लेके न्यूट्रल फोर्सेस भी अपॉइंटेड किया गया था। जो न्यूट्रल फोर्स सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत आता है और कल जिस जगह पर घटना हुई वहां भी न्यूट्रल फोर्सेस था। चलिए ठीक है, आप शायद सवाल मेरा समझना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नवीन मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नवीन जी क्या कह रहे हैं? इन 70 साल में ठीक है रमन झा जी,
ठीक है। भाजपा की सरकार भी रही। ठीक है, पिछले ठीक है। 7 साल से 8 साल से मोदी जी की सरकार है और कभी भी ऐसा नहीं घटना ऐसा नहीं हुआ। 7 साल और 8 राज्यों के साल की पुलिस बात सामने अपनी कोई जगह है, मैं पिछले नहीं। 70 साल का ब्यौरा आपसे मांग रही हूँ सर। 70 सालों में कभी मैंने 70 सालों में ठीक कभी है, ऐसा नहीं माना। हुआ कि दो ठीक है राज्यों में रमन जी, पुलिस- 70 सालों दो की राज्यों में बात। पुलिस आमने सामने गोलीबारी करे। और मैं सीधा तौर पे कर रहा हूँ, ये बदली भी नहीं, मिजोरम के पुलिस के सहयोग से उधर आपके मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री ने क्या LMG से फायरिंग की गई थी। आम ठीक जनता है। के पास और छोटे मोटे उपद्रवियों के पास LMG नहीं है। ठीक है, उधर ठीक भी है, उस ठीक है तरफ भी रमन जी। सेना से, उस तरफ भी ठीक है, मैं नवीन, ठीक है, ठीक है रमन जी, आप बोल चुके ना। ठीक है, आप बोल चुके ना, मैं सवाल ले लूं बीजेपी से। अब इंटरप्ट कर रही हूं मैं आपको इतनी देर से। नवीन जी, यहाँ पर जिस तरीके से बात अभी कांग्रेस की तरफ से कही गई है, ये कहीं ना कहीं सही भी है कि इतने दिन से, जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इस तरीके की गोलीबारी नहीं हुई, वहां पर इस तरीके की झड़प नहीं देखी गई, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां पर है और इस तरीके की घटना सामने आई है। अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन पहले अमित शाह वहां पर गए थे और उन्होंने दौरा किया था, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है आपकी सरकार का भी? अंशुल जी, मैं बता दूं, 70 साल में आपने देखा होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस करके भारतीयों को मारने में कामयाब होती। 70 साल से, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव जी थे, या जो भी कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये नहीं कहूंगा उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मोरारजी भाई देसाई भी थे। 70 सालों में जिस ढंग से नॉर्थ ईस्ट को एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की सरकार ने केवल पैसा देने का काम किया, उस क्षेत्र की शांति बहाली पे कभी भी कांग्रेस ने उस एरिया में काम नहीं किया। आपने देखा होगा 2014 से लेकर के 2021 तक 7 सालों में हमने अरुणाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर को कंप्लीट भारत के एरिया में सुरक्षित कर लिया है, और तमाम सुरक्षित जगहों में भारत की इतनी मजबूत सेना वहां बैठी हुई है कि चाइना चाह करके भी कोई भी षड्यंत्र करती है लेकिन वो बैकफुट पे चली जाती है। नागालैंड का विवाद था अंशुल जी, नागालैंड का इतना बड़ा विवाद था जो कांग्रेसियों ने 70 साल से षड्यंत्र के तहत कभी अपनी सरकार कभी दूसरे की सरकार के चक्कर में इन लोगों ने पूरे नागालैंड को छोड़ दिया था। नागालैंड की हमारी सरकार बनने पे 14 में हमारी सरकार अंशुल जी बनी है और 17 में तक हमने नागालैंड के विवाद को खत्म कर दिया था। मणिपुर, मेघालय हो, मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो। ठीक है सर, मानते हैं बीजेपी। अंशुल जी आसाम में जहां रमन जी है, इस राज्य के अंदर में कांग्रेस की सरकार होती थी और उल्फा क्या था, बोडोलैंड क्या था, आपको मालूम है? उल्फा के वजह से कम लाखों लोग की जान गई होगी। सल्फा वाले तो इन लोगों ने सल्फा बनाया, सल्फा ने क्या कारनामे किया पूरे प्रदेश के अंदर में। अब प्रवासी और बंगाली लोगों की किस ढंग से हत्या हुई। देखिए, हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं जिस विवाद को रमन भाई छेड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये आंतरिक हमारा मामला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे इसका निदान होना चाहिए। मिजोरम के तरफ से इस ढंग के कोई अगर हादसे किए गए हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी सादर अनुरोध है कि इस ढंग से आंतरिक मामले पे गंभीरता से भारत सरकार जैसे विचार करती है और विचार करे। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से कल मांग किया है, इसमें उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, बहुत जल्दी इसको सुलझा दिया जाएगा। फिर आगे भविष्य में ऐसा कोई भी हादसा न हो ताकि हमारे आंतरिक सुरक्षा पे कोई आवाज उठे। ठीक है नवीन जी, ठीक है। रमन झा जी, सवाल आपसे यह है, नॉर्थ ईस्ट की बात यहाँ पर अभी हालिया नवीन जी ने की है कि नॉर्थ ईस्ट आपकी जब सरकार थी तब काफी अशांत था और इनका ये दावा है कि अब जो है नॉर्थ ईस्ट को काफी शांत किया गया है। रमन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। सवाल मेरा सुनाई दिया आपको? हाँ, सवाल मुझे सुनाई दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में नवीन जी को थोड़ा सा और अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या कि उन्होंने कहा नागा एकॉर्ड को लेके, तो नागा एकॉर्ड अभी भी ज्यों का त्यों है। अभी तक, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए। अभी तक नागा समझौता को प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि हमने नागा समझौता को सफल कर लिया, समझौता को सुलझा लिया है, लेकिन अभी तक नागा समझौता नहीं हुआ, नागालैंड समझौता, नागा एकॉर्ड पूरा नहीं हुआ है। उसी तरह उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में असम का विकास या पूर्वोत्तर का विकास नहीं हुआ, तो मैं उन्हें कहूंगा कि उन्हें आके एक बार पूर्वोत्तर घूमना चाहिए कि पूर्वोत्तर में चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, सभी सेक्टर में पूर्वोत्तर ने विकास किया है, लेकिन पूर्वोत्तर से दिल्ली दूर है। ये भी मैं कहूंगा कि यहाँ भी और विकास की जरूरत है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ एक कंटिन्यू प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का जारी रहना चाहिए, और जो यहाँ नहीं हो रहा था और ना हो रहा अभी भी। लेकिन
फिर भी पूर्वोत्तर के राज्यों में आपसी भाईचारा था, भले सीमा विवाद हो या कुछ भी हो, आपस में गुवाहाटी जो है, असम जो है, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता रहा है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि पिछले 5-7 सालों से आपसी तंज जो भारतीय संघीय ढांचा है उसमें एक भेद आने लगा है और लोग आपस में, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता नमूना कल था कि कल असम पुलिस के जवानों पर सीमा विवाद को लेकर मिजोरम की तरफ से खुली फायरिंग की गई, ठीक है, जिसमें 60 से ज्यादा पुलिस घायल हुए, 6 जवान शहीद हुए और एक आम नागरिक भी घायल हुआ है। ठीक है, तो दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल, यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अभी नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जब सवाल मैंने कांग्रेस से किया था। मैं वही रमन भाई को बोल रहा था कि बिल्कुल हिंदुस्तान को जानने की आवश्यकता हर सामाजिक कार्यकर्ता को होती है। मैं भी राजनीतिक दल से हूँ और नॉर्थ ईस्ट की जानकारी मुझे इसलिए अच्छी ढंग से है कि मैं उधर प्रभारी रहा हूँ। तो अरुणाचल की लोकल समस्या मेघालय, मणिपुर, इम्फाल हो या मिजोरम हो या आसाम हो, आसाम में भी बोडोलैंड हो, अपर आसाम हो या लोअर आसाम हो, इन तमाम चीजों पे हम लोग की बहुत अच्छी ढंग से नजर है। और निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों ने जो कमियां छोड़ी है, हम उसकी जवाबदेही लेते हैं कि वो कमियां छूटी और हम उसको प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसको हम ठीक कर दें। हेमंत शर्मा विश्वास जी हैं या कांग्रेस के हमारे मित्र कह सकते हो, अपोजिशन में जो भी बड़े नेता है, हम उनसे भी सहयोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे शांति बहाली हो, नॉर्थ ईस्ट को कैसे मजबूती के साथ विकास के रूपरेखा में बढ़ा दे। लेकिन अंशुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई रमन भाई को मैं बता दूं कि 47 से लेकर के 2014 तक का जो विकास था, अटल जी के समय में कुछ योजनाएं बड़ी मजबूती ढंग से आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी रीजन में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि डेवलपमेंट ने एक अच्छा रूप नॉर्थ ईस्ट के अंदर पकड़ा था। लेकिन 2014 से जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे नेशनल हाईवे में, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी को, नितिन गडकरी जी का नेशनल हाईवे में नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में, चाहे वो अरुणाचल हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, इम्फाल हो, मिजोरम हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, इन तमाम जगहों में जहां 15-20 घंटे का रास्ता था उसको हमने सुलभ बनाने का काम किया है। हमने रेलवे के पैडल पर सिस्टम में लाया है, चाहे हमारा सिविल एविएशन, हमने उसमें भी कोशिश की है कि आम नागरिकों को कितना दिल्ली से हो या कलकत्ता से, मुंबई और चेन्नई से, वहां के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे भारत के महत्वपूर्ण अंग से मजबूती से जोड़ लिया जाए, इसमें सिविल एविएशन ने भी काम किया है। इसलिए 2014 से लेकर 2021 में 7 साल का जो हमारा विकास रहा है वो निश्चित तौर पर सराहनीय रहा है। ये एकदम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रहा है और निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूँ अंशुल जी कि आने वाले समय में भी चाहे जिस दिन से बिहार का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, कश्मीर का विकास हो या तमिलनाडु, आंध्रा का हो, इससे कम विकास, इससे ज्यादा विकास हम नॉर्थ ईस्ट को देने जा रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा सीमावर्ती इलाका है वहाँ के हमारे नागरिक सुरक्षित रहे, केंद्र सरकार मजबूती से विकास काम को वहाँ बढ़ाए और जिस ढंग से हमारी सामाजिक समरसता देश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक ओर है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर हम उस पैटर्न पे हम मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि हमारी एकता और अखंडता नॉर्थ ईस्ट में जिस ढंग से मजबूत है, देश के तमाम प्रांतों में जिस ढंग से मजबूत है, वो राष्ट्रवाद हमारी पूरे हिंदुस्तान में उसी ढंग से मजबूत रहे जिसे नॉर्थ ईस्ट में मजबूत है। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी एक सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने अभी एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में अमित शाह को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अंशुल जी, कांग्रेसी मित्र और कांग्रेस के पूरे पार्टी का जो हाल इस देश के अंदर है, ऑपोजिशन के गरिमा पद को इन लोगों ने जिस ढंग से विलक्षित राजनीति करके बदनाम किया है, निश्चित तौर पे 75 साल के इतिहास को भारत में कांग्रेसियों ने एकदम खत्म कर दिया है। कांग्रेस का इस देश में कुछ बचा नहीं है। ये लोग कमेटी बनाते हैं स्वार्थपूर्ण भाव से, इनको ना तो देश के अखंडता से मतलब है, न इसके देश के आपसी भाईचारगी से मतलब है, न इनको नॉर्थ ईस्ट से मतलब है। ये बिना पद के पदलोलुपता के शिकार हो चुके हैं कांग्रेस के लोग। ये बिना पद में रह के ये पिछले 14 से अभी तक ये परेशान हो चुके हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो। ये परिवारवाद का प्रतीक ये पार्टी रह गई है। ये पार्टी में हेड टेल की राजनीति है, कभी हेड हो जाए तो सोनिया गांधी अध्यक्ष, कभी टेल हो जाए तो राहुल गांधी अध्यक्ष, फिर कभी दोनों में से खड़े हो जाए तो प्रियंका गांधी अध्यक्ष आ जाएंगी भविष्य में। कांग्रेस के अंदर ना तो आंतरिक है, समाधानी कोई राजनीति इस कांग्रेस के अंदर है। इन्होंने जो भी कमेटी बनाई है इसमें केवल पदलोलुपता के शब्द आपको दिखेंगे। इनको ना तो राष्ट्रवाद से मतलब है, न नॉर्थ ईस्ट के शांति से मतलब है, न नॉर्थ ईस्ट के विकास से मतलब है। कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ खेल के भारत के सरकार को अस्थिर करने की राजनीति कर रही है। उसी राजनीति में ये अपने डेकोरम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का एक बहुत बड़ा तबका जो है नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हमने
राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गलतियों को जिन्होंने चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में किया था, हमने देश के सामने कांग्रेस को बेनकाब किया और कांग्रेस भी बैकफुट में चली गई। कांग्रेस के साथ चीन भी बैकफुट में चली गई। ये पूरी हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया ने इस चीज तो देखी है। इसलिए ये कांग्रेस वाले कौन सी कमेटी बनाते हैं, किसको दोषारोपण करते हैं, इस पे न तो चर्चा का विषय है और न देश की सरकार और देश की जनता भी इसको सीरियस लेती है। अंशुल जी, हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन प्रमुखता से देश के एकता और अखंडता को मजबूत करने में, देश के विकास में और देश में मजबूत सरकार चले, चाहे जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे तीसरे पार्टी की सरकार है। उन तमाम राज्यों को राज्य सरकार चलाने के लिए देश के सब पॉलिटिकल पार्टी को एक मंच पे मजबूती से आना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दिखता था, इंदिरा जी के समय में भी दिखता था, मनमोहन सिंह जी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के रूप में हमने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन जिस दिन से 14 से लेकर के अभी तक अपोजिशन की भूमिका को कांग्रेस ने बदनाम किया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा घातक है, भारत के संविधान के बहुत बड़ा घातक है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीयवाद को बहुत बड़ा बल मिलता है और इससे किसी को घाटा नहीं होना है। कांग्रेस की जो बचे हुए साख है, एक तो इनकी साख अब कुछ रही नहीं इस देश में, लोग इनको मानने को तैयार नहीं है। बंगाल में अपोजिशन लीडर, जहां मैं हूं, बंगाल में अपोजिशन लीडर इनके हैं अधीर चौधरी, और बंगाल के चुनाव में 96% कांग्रेसी कैंडिडेटों का जमानत जब्त हो गया। सोचिए, बंगाल में जिनकी सरकार रही, ध्यान चंद्र राय, सिद्धार्थ शंकर राय, 47 से जिनकी सरकार रही है, अपोजिशन लीडर इस राज्य से है और इस राज्य की इनकी इतनी जमानत जब्त हो गई, इनका एक खाता तक नहीं खुला। 150 साल पार्टी की पुरानी पार्टी और हिंदुस्तान में रेग रही है। हिंदुस्तान में अपनी गलतियों के कारण उनके कार्यकर्ता हाथ से चले जा रहे हैं। कपिल सिब्बल की अलग भाषा, गुलाम नबी आजाद की अलग भाषा, मनीष तिवारी जी की अलग भाषा, तमाम नेताओं की अलग भाषा। ये आपसी सामंजस्य कांग्रेस में नहीं है। इसलिए कांग्रेस कौन सी कमेटी बनाती है, अमित शाह जी के भी दोषारोपण करती है, हेमंत शर्मा विश्वास को दोषारोपण करती है, कि प्रधानमंत्री जी के दोषारोपण करती है, ना तो देश के नागरिक इसको मानने को तैयार है। चलिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार इसकी केयर कर रही है। ठीक है नवीन जी, ठीक है। रमन झा जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से कमेटी का मैंने सवाल किया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कमेटी बनाई है और साफ तौर पर अमित शाह को इस पर जिम्मेदार ठहराया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अमित शाह को किस बिहार पर जिम्मेदार ठहराया गया है? सबसे पहले तो मैं नवीन जी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछले 7 साल में कोई भी ऐसा 2 प्रोजेक्ट बता दें जो पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया है। आज तक पूर्वोत्तर के विकास के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वह सारा प्रोजेक्ट कांग्रेस के सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में लिया गया था और वही प्रोजेक्ट जो है अभी तक चल रहा है। चाहे वह मिजोरम तक या नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को रेलवे से जोड़ने का या सड़क परियोजना हो, सब कांग्रेस के दिन के प्रोजेक्ट है। चाहे विद्युतीकरण हो, सब कांग्रेस के दिन के प्रोजेक्ट है और आज तक ये सिर्फ नाम बदलकर उसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस की कमेटी ने अमित शाह को कैसे क्यों दोषारोपण किया, तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। 2 राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना या इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो इसकी सूचना उनके पास होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस उनके पास है, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो या सारे जो है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों को या अपने साथ काम करने वाले लोगों के जासूसी करने के लिए। वह क्या कर रहे हैं, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। वह क्या कर रहे हैं, तो ऐसा काम कर रहे हैं कि विरोधियों को कैसे खत्म किया जाए। वह कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, इसके जड़ को हिला पाना भाजपा की बस की बात नहीं है। दूसरी बात, सीमा पर जब न्यूट्रल फोर्स तैनात था, फिर चाहे वो नागालैंड की सीमा हो या असम मिजोरम की सीमा हो, जहाँ सीमा विवाद होता है वहाँ न्यूट्रल फोर्सेज है, जो न्यूट्रल फोर्स सीधे तौर पर अमित शाह जी के, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है रमन झा जी, समय की कमी है, मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। दोषारोपण किया गया है, अमित शाह को इसलिए दोषारोपण किया गया है कि न्यूट्रल फोर्स से होते हुए 2 राज्यों के सीमा पर गोलीबारी होती है और अपने ही देश के एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस को फायरिंग कर जवानों को हताहत करती है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों जगह जो सरकार है वो एनडीए का सदस्य है। चलिए, ठीक है, इस पर हम ठीक है रमन झा जी, इस पर हम चर्चा इस पर लेकर बैठे थे कि किस तरीके से ये जो 2 सेनाएं की तरह पुलिस लड़ रही थी, ठीक है ना। ठीक है रमन जी, समय की कमी है, जिस चर्चा को हम लेकर बैठे थे यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों की सिर्फ वाहवाही की बात हुई है। बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, लेकिन ये
जो सीमा विवाद हुआ है ये क्यों हुआ है, इस पर तो किसी ने बात ही नहीं की। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और समय दिया यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो सीमा में खूनी संघर्ष किस तरीके से हुआ है, आज इस कार्यक्रम में हमने इसमें बात की, जिसमें असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद किस तरीके से हुआ। जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो राज्यों की पुलिस दो देशों के सेनाओं की तरह लड़ गई और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। और वहां पर मौजूदा हालात और इसके बाद जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। सिर्फ सियासत ही यहां पर गर्माई है, लेकिन इसके बाद में ये क्यों हुआ है, किसका इसमें जिम्मेदार है, कौन सरकार इसमें जिम्मेदार है, यहां पर बात की गई तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी कह रही कि 70 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन यहां पर सिर्फ देखा गया है कि जो सीमा विवाद है वो यहां पर उपजा है। जो सरकारें हैं वो सिर्फ अपना राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।